जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में। ये जो 12th क्लास का चैप्टर 3 है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये कैसे काम करता है और मान के चलिए कि विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग बेसिक जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए, तो इसको समझने के पहले हम लोग को ये समझना है कि आवेश क्या होते हैं, आवेश के बारे में, क्योंकि आवेश से ही विद्युत धारा की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। आवेश ही एक ऐसा मान के चलिए कि कण है, एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा विद्युत धारा क्या होता है, बनता है। तो देखिए, आवेश तो जो होता है कि किसी भी कण पर जो विद्युत की मात्रा होती है, कोई भी कण है, हम लोग पढ़े हुए पहला चैप्टर में ही पढ़े हुए हैं कि किसी भी कण पर जो विद्युत की मात्रा होती है उसी को बोलते हैं क्या, आवेश। और आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, एक होता है धन आवेश होता है और दूसरा होता है ऋण आवेश। तो हम यहाँ पर ऋण आवेश के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे धन आवेश के बारे में, क्योंकि धन आवेश के कारण ही क्या होता है, विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए, हम लोग जो पहला चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें हम लोग धन आवेश के बारे में पढ़े थे, धन आवेश के बारे में, धन आवेश के बारे में पढ़े थे। जो धन आवेश होता है इस तरीके से होता है, पॉजिटिव प्लस होता है, यानी कि इनमें क्या होता है कि ये आवेश यदि हो गया प्लस की आवेश, तो इनके तरफ से खुद आवेश से विद्युत क्षेत्र निकलता है। यहाँ से विद्युत क्षेत्र इस तरीके से निकलता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इस तरीके से विद्युत क्षेत्र निकलता है और ये जो विद्युत क्षेत्र होते हैं वो आवेश से निकलकर और अनंत की ओर फैलते हैं। आवेश से निकलकर कहाँ जाते हैं, अनंत की ओर चले जाते हैं। और यदि इन क्षेत्रों में ये जो है, मान लीजिए कि यहाँ से ये विद्युत क्षेत्र निकाला और इन क्षेत्रों में यदि कोई परीक्षण आवेश आता है Q0, कोई परीक्षण आवेश आ गया या कोई भी आवेश आ जाएगा, तो इसके ऊपर अपने प्रकृति के हिसाब से उस पर बल अपना क्या करता है, आरोपित करता है। तो पहले बात हम लोग ये समझते हैं कि जो स्थिर आवेश होते हैं, ये वाले स्थिर आवेश, ये अपने तरफ से विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति करते हैं, विद्युत धारा की नहीं, विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति करते हैं। और जब इन आवेशों के विद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश आता है तब इसके कारण विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। काहे कि हम लोग ये बात पता है हम लोगों को कि गतिशील आवेश के कारण ही विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। तो जैसे ही यहाँ पर प्लस Q आवेश है और यहाँ पर परीक्षण आवेश आता है क्या, Q0, तो परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है तो ये प्लस के आवेश के पास वो प्लस के जैसा व्यवहार करेगा और माइनस के पास वो माइनस के जैसा व्यवहार करेगा। मतलब कि ये परीक्षण आवेश ले लिए तो ये भी क्या होगा, प्लस ही होगा। तो ये अपने तरफ से प्लस और ये प्लस। तो चूंकि हम लोग कूलम के नियम में हम लोग पढ़े हैं कि प्लस प्लस माइनस माइनस एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, विकर्षित करते हैं। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। कौन, प्लस प्लस या माइनस माइनस एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। और जो प्लस माइनस होते हैं चाहे माइनस प्लस होते हैं, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर परीक्षण आवेश प्लस हो गया और ये भी परीक्षण आवेश, फोर्स आवेश कौन सा है, प्लस। ये दोनों प्लस प्लस होने की वजह से कूलम के नियम के अनुसार एक दूसरे को क्या करेंगे, विकर्षित करेंगे, जिसकी वजह से इस प्लस आवेश के कारण इस पर एक बल आरोपित होगा, एक बल आरोपित होगा और इसको ये इस ओर ढकेलेगा, इस ओर ढकेलेगा। प्लस ये भी और प्लस ये भी, ये ताकतवर होता है और ये ताकतवर नहीं होता है, जिसकी वजह से इसकी बल की वजह से वो बाहर की तरफ ढकेला जाता है, फेंका जाता है बाहर की ओर। कौन, परीक्षण आवेश Q0। अब यहाँ पर जैसे ही ये गतिशील होता है, जैसे इस पर बल लगाएं तो ये क्या होगा, गतिशील होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है कहीं पर और उस पर आप ढकेल दिए उसको, तो ढकेलने के बाद में क्या होगा, वो आगे की तरफ चलेगा, गिर जाएगा उधर। मतलब जिस दिशा में हम लोग बल लगाए, न्यूटन के दूसरा गति नियम जो था कि जिस दिशा में बल लगाते हैं उसी दिशा में उसका विस्थापन उत्पन्न होता है, उसी के अकॉर्डिंग जैसे ही इस परीक्षण आवेश पर ये अपना बल लगाएगा तो इस आवेश का जो विस्थापन है बल के दिशा में हो जाएगा। अब यहाँ पर ये समझते हैं कि ये गतिशील हो जाएगा, जैसे ही इस पर बल लगेगा और ये बाहर की तरफ फेंकाएगा तो ये गतिशील हो जाएगा।
परीक्षण आवेश गतिशील होगा, तब गतिशील आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की भी उत्पत्ति होती है और विद्युत मतलब चुंबकीय क्षेत्र की भी उत्पत्ति होती है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की उत्पत्ति होती है, जिसकी वजह से इसमें एक एनर्जी और जनरेट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। मतलब ये है कि जब वो परीक्षण आवेश या कोई भी आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में गतिशील होता है तो गतिशील होने की वजह से उसके अंदर एक शक्ति उत्पन्न होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, विद्युत धारा। अर्थात में हम ये कह सकते हैं कि आवेशों के प्रवाह के दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहेंगे? आवेशों के प्रवाह के दर को हम लोग विद्युत धारा कहेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग ये समझ गए कि जब आवेश गतिशील होता है वो आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही गतिशील होता है किसी चालक में तो उसकी वजह से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब हम लोग इसके डिटेल्स के बारे में जानते हैं कि इसका परिभाषा क्या होगा और उसके बाद में इसका जो इक्वेशन होगा वो किस प्रकार से होगा। तो चलिए इसको आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक यहाँ पर चालक तार बनाते हैं इस तरीके से। ये बन गया चालक तार, इस तरीके से ये चालक तार हो गया। तो ये चालक तार है यानी कि धातु का बना होता है, तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। एक बात हम लोग को ध्यान रखना है कि जो विद्युत धारा होता है वो चालक में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ही क्या होता है, उत्पन्न होता है। यदि किसी चालक तार में यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन ना हो तो उस चालक तार में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह नहीं हो सकती है, मतलब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस तरीके से इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं चालक तार के अंदर। यहाँ पर ये बना लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर इसको एक बैटरी के द्वारा हम लोग कनेक्ट करते हैं इस तरीके से। ये बैटरी के द्वारा हम लोग कनेक्ट कर लिया। ये प्लस हो जाता है, बड़ा वाला जो भाग होता है ये प्लस होता है, जो छोटा वाला भाग होता है वो माइनस होता है। तो जैसे ही यहाँ से हम लोग बैटरी को कनेक्ट किए तो कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एक हम लोग स्विच बना लेते हैं एस। ये वाला बैटरी बी है और ये चालक तार है। तो ये बैटरी के जो पॉजिटिव भाग है यहाँ से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से ऐसे निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला ऐसे निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इस पर आरोपित होगा। तो मान लीजिए कि प्लस ये है यानी कि इस तार से होकर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ तक, तो इलेक्ट्रॉन की जो गति होगी वो प्लस के तरफ होगा, यानी कि प्लस के विपरीत नहीं, प्लस की ओर होगा, क्योंकि ये प्लस और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो माइनस होते हैं। तो इसकी जो गति होगा वो इस प्रकार से होगा, ये माइनस के तरफ प्लस की तरफ ये वाला आएंगे, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो प्लस की तरफ ऐसे आएंगे और विद्युत धारा ऐसे जाएगा। मतलब ये समझ के चलते हैं क्या है, मतलब कि यही समझिए कि किसी भी चालक तार में जिस दिशा से विद्युत धारा बहता है उसके ठीक विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन जाता है। यहाँ से धारा गया इस दिशा में, ये देख रहे हैं कि धारा ऐसे निकलता है और ऐसे जाता है, और इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है ठीक उसके विपरीत होता है। तो इसकी परिभाषा पर आता है कि विद्युत धारा की परिभाषा क्या होता है। यहाँ पर लिखते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होने वाले कुल आवेश के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा हो चुका है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये चालक है, तो ये वाला जो भाग है ना इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। एक इधर अनुप्रस्थ काट होगा और एक इधर है, ये वाला जो गोल वाला भाग है सतह, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। तो इसमें बता रहा है कि किसी चालक के, ये चालक हो गया, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होने वाले कुल आवेश के दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि इस पूरे अनुप्रस्थ काट से कितने आवेश पार हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, उसी के दर को
हम लोग बोलते हैं क्या, विद्युत धारा, और विद्युत धारा को हम लोग I के द्वारा सूचित करते हैं, धारा को हम लोग I के द्वारा सूचित करते हैं। इसलिए इसका हम लोग फार्मूला लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे कि विद्युत धारा को I के द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पर हो गया कि विद्युत धारा को हम लोग I के द्वारा सूचित करेंगे। देखिए परिभाषा तो हम लोग देख लिए कि किसी भी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से होकर गुजरने वाले कुल आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो अब आते हैं यहाँ पर, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से t समय में प्रवाहित आवेश Q हो तो विद्युत धारा, Q हो तो इसलिए विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा को हम लोग किसके द्वारा सूचित किए थे, I के द्वारा सूचित किए थे। हम लोग विद्युत धारा को I के द्वारा सूचित किए हैं, इसलिए विद्युत धारा I बराबर हो जाएगा आवेश यानी कि Q बटा में समय क्या हो जाएगा, समय यानी कि T। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा I बराबर आवेश बटा में क्या होता है, समय। इसका परिभाषा हम लोग कैसे बोलेंगे कि प्रति एकांक समय में आवेश की प्रवाह को दर को विद्युत धारा कहा जाता है। कैसे बोलेंगे कि प्रति एकांक समय में आवेश की प्रवाह को दर को विद्युत धारा कहा जाता है। या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि I बराबर Q बाई T लिख सकते हैं। मतलब कि प्रति एकांक समय में आवेश की प्रवाह को दर को विद्युत धारा कहा जाता है, इसलिए I बराबर Q बाई कितना हो गया, T। ये इसका बन गया फार्मूला। ये क्या बन गया, इसका फार्मूला हो गया विद्युत धारा का। अब यहाँ पर इसका हम लोग लिख लेते हैं कि SI मात्रक क्या होता है और इसका बीमा कितना होता है। तो यहाँ पर SI मात्रक लिख लेंगे कि SI मात्रक। तो SI मात्रक देखिए, I का यदि SI मात्रक निकाले तो I बराबर होता है Q बाई T। तो Q जो है आवेश है और आवेश का होता है AT। आवेश का कितना होता है, AT नहीं सॉरी, आवेश का होता है कूलम्ब। यहाँ पर लिखते हैं, ये हो गया कूलम्ब और T है समय, तो इसके लिए क्या होगा, सेकेंड, यानी कि कूलम्ब प्रति सेकेंड हो जाएगा। विद्युत धारा के SI मात्रक कितना होगा, कूलम्ब प्रति सेकेंड। या इसके समान में एक और SI मात्रक रखा जाता है, या हम उसको क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पियर। यानी कि विद्युत धारा का SI मात्रक दुगो हुआ, कूलम्ब प्रति सेकेंड, या इसको हम लोग एम्पियर के नाम से जानते हैं। इसका बीमा जो होगा, बीमा निकालेंगे। आवेश का होता है AT, यहाँ पर रख दिए AT, इसको बड़े कोष्ठ में घेर लेते हैं। उसके बाद में समय है T, तो समय का कितना होता है, T होता है। सॉरी लाइन कट गया। तो चलिए यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं कि बीमा बराबर ये आवेश का होता है AT और समय का कितना होता है, T होता है। तो यहाँ से T क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि बीमा जो होगा वो बीमा अब निकल कर सामने सिर्फ कितना बचा है, A बचा है। तो इसलिए इसका बीमा कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। यहाँ तक तो सब ठीक है। SI मात्रक हो गया कूलम्ब प्रति सेकेंड, या इसका एम्पियर हम लोग बोलते हैं, और बीमा हो गया कितना, A हो गया। बीमा कितना हो गया, A, मतलब क्या होता है, एम्पियर हो गया इसका। अब यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग देखते हैं, इसमें इसको थोड़ा मिटाते हैं। देखिए यहाँ पर एक फिर से हम लोग देखेंगे कि चूंकि I बराबर होता है Q बाई T होता है। I बराबर क्या होता है, Q बाई T हो गया। और चूंकि Q बराबर होता है N इंटू E, ये जो इक्वेशन है हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े हैं कि Q बराबर होता है N इंटू E हो जाएगा। अब Q के स्थान पर इसका मान हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। तो I बराबर हो जाएगा N इंटू E, अब बटा में क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ये हो गया, यहाँ तक हो गया। या हम लोग इसको और इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं
कि यदि यहाँ पर देखिए दिया है कि Q बराबर N इंटू ई, तो यहाँ से N बराबर कितना हो जाएगा, या N बराबर Q के बटा में चल जाएगा E, यानी कि Q बटा में E हो जाएगा। ये देखिए जो दो इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन आया है ये बताएगा इसका हम लोग कि जब हम लोग के पास रहेगा इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि दिया रहे और समय दिया रहे, तब हम लोग को पता करना है कि विद्युत धारा कितना प्राप्त होगा। तो इस इक्वेशन पे हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। और यहाँ पर n बराबर दिया है कि Q बटा में E, यहाँ पर ये बताएगा कि आवेश यदि बहुत सारा दे दिया गया हो कि आवेश इतने सारे हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। जैसे मान लीजिए कि कह देगा कि 10 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो इसी पर रखेंगे 10 बटा में एक इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, उसे भागा देकर हम लोग निकाल लेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि जहां n बराबर हो गया का इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया, जहां पर n बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो हमें आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।